वेलकम स्टूडेंट्स इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यूनिट नंबर 5, जिसमें पार्ट 4 आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स बजट। सबसे पहले समझिए कंज्यूमर बजट का एग्जाम्पल कि कंज्यूमर बजट है क्या। फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर हु हैज ₹20 and suppose both the goods are priced at ₹5 and are available only in integral units. The bundles that this consumer can afford to buy are, अगर एक कंज्यूमर के पास ₹20 हैं और ये पैसा उसे खर्च करना है दो कमोडिटीज पर, पहली वस्तु वो भी ₹5 की है, दूसरी वस्तु वो भी ₹5 की है, और ये वस्तुएं केवल और केवल कंप्लीट यूनिट्स में ही हमें मिलेंगी, यानी कि पार्ट्स में नहीं मिलेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहली वस्तु आपने पूरी खरीद ली और दूसरी वस्तु को केवल आधा ही खरीदा है। अगर पहली पूरी खरीदी है, दूसरी भी पूरी खरीदनी पड़ेगी। द बंडल्स दैट दिस कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय, तो वो बंडल्स जिन्हें कंज्यूमर खरीद सकता है। पहला ऑप्शन है कंज्यूमर के पास कि पहली वस्तु की वो खरीदेगा 4 कमोडिटी और दूसरी वस्तु की एक भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि पहली वस्तु में ही उसके पूरे ₹20 खर्च हो जाएंगे। एग्जाम्पल को दिमाग में रखिएगा बेटा, तभी समझ में आएगा आगे टॉपिक। कंज्यूमर के पास केवल ₹20 हैं, पहली वस्तु वो भी ₹5 की और दूसरी वस्तु वो भी ₹5 की। तो अगर कंज्यूमर ने पहली वस्तु की 4 यूनिट्स परचेज की हैं तो यहां पर उसके पूरे ₹20 खर्च हो जाएंगे। दूसरी वस्तु की वो एक भी यूनिट परचेज नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर 2, पहली वस्तु की वो एक भी यूनिट नहीं खरीदेगा और दूसरी वस्तु की केवल एक यूनिट खरीदेगा। ऐसा करने पर उसके ₹5 ही खर्च होंगे। ऑप्शन नंबर 3, पहली वस्तु की एक भी यूनिट नहीं, दूसरी वस्तु की 2 यूनिट्स, यहां पर उसके ₹10 खर्च होंगे, क्योंकि एक वस्तु ₹5 की है। ऑप्शन नंबर 4, पहली वस्तु की एक भी यूनिट नहीं, दूसरी वस्तु की 3 यूनिट्स, ऐसा करने पर उसके ₹15 खर्च होंगे, ₹15। ऑप्शन नंबर 5, पहली वस्तु की एक भी यूनिट नहीं खरीदेगा, दूसरी वस्तु की 4 यूनिट्स, अभी भी उसके ₹20 ही खर्च होंगे। इसी प्रकार से यहां पर कंज्यूमर के पास और कौन कौन से बंडल्स हो सकते हैं उसे खुद लिखिए कॉपी में, वीडियो को पॉज करने के बाद। उसके बाद आगे देखिएगा आपने कहां तक सही लिखा है, तभी ये कंज्यूमर बजट समझ में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, पहली कमोडिटी की एक यूनिट और दूसरी कमोडिटी की एक भी नहीं। नेक्स्ट, दोनों ही कमोडिटी की वो एक यूनिट खरीद सकता है, ये भी उसके बजट में है, क्योंकि ऐसा करने पर उसके ₹10 ही खर्च होंगे। या फिर पहली वस्तु की 1, दूसरी की 2, पहली की 1, दूसरी की 3, पहली की 2, दूसरी की एक भी नहीं। ये सभी वो बंडल्स हैं 2 गुड्स के जो कंज्यूमर के बजट में हैं, क्योंकि यहां पर हर जगह या तो उसके ₹20 खर्च हो रहे हैं या फिर ₹20 से कम खर्च हो रहे हैं। तो कंज्यूमर बजट का मतलब कुल मिलाकर यह हुआ कि अगर हमें अपना पैसा 2 वस्तुओं पर खर्च करना है और हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग दोनों वस्तुओं को खरीद सकते हैं, तो वही 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन हमारे बजट में कहलाता है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस बन जाएंगे अभी, जैसे कि पहली वस्तु की 2 यूनिट्स, दूसरी वस्तु की केवल 1 यूनिट, पहली वस्तु की 2, दूसरी की भी 2, यहां पर कंज्यूमर के पूरे ₹20 खर्च हो जाएंगे। नेक्स्ट, पहली वस्तु की 3 यूनिट्स और दूसरी वस्तु की एक भी नहीं, यहां पर कंज्यूमर के ₹15 खर्च होंगे। पहली वस्तु की 3, दूसरी की 1, या फिर दोनों 0-0। और ये लास्ट ऑप्शन वो ऑप्शन है
जो हर कंज्यूमर के बजट में होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके पास कितना पैसा है, पैसा नहीं है तब भी ये वो ऑप्शन है जो कंज्यूमर के बजट में होता है कि पहली को भी मत खरीदो, दूसरी को भी मत खरीदो। तो कुल मिलाकर यहां पर हमें दिखाई दिए 15 बंडल्स। ये वो 15 बंडल्स हैं जहां पर या तो कंज्यूमर के पूरे 20 रुपए खर्च हो रहे हैं या फिर 20 रुपए से कम खर्च हो रहे हैं। अमंग दीज बंडल्स 04132231 and 40 कॉस्ट एग्जैक्टली ₹20। ये 5 बंडल्स वो बंडल्स हैं जहां पर कंज्यूमर के एग्जैक्टली 20 रुपए खर्च हो जाएंगे। एंड ऑल द अदर बंडल्स कॉस्ट लेस देन ₹20। और इन पांचों के अलावा जितने भी आपको यहां पर 10 बंडल्स और दिखाई देंगे इनके अलावा, वहां पर कंज्यूमर के 20 रुपए से कम खर्च होंगे। द कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड टू बाय बंडल्स लाइक 3 वो बंडल है जहां पर कंज्यूमर पैसा खर्च नहीं कर सकता, इसे अफोर्ड नहीं कर सकता कंज्यूमर। क्योंकि अगर पहली वस्तु की वो 3 यूनिट खरीदता है तो 15 रुपए तो वहीं खर्च हो जाएंगे उसके। दूसरी वस्तु के लिए वो 15 रुपए कहां से लाएगा? क्योंकि हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास केवल 20 रुपए हैं। तो ये वो बंडल है जो कंज्यूमर के बजट के बाहर है, ये कंज्यूमर के बजट में नहीं आएगा। एंड 4-5 ये भी ऐसा ही बंडल है। यहां पर कंज्यूमर को चाहिए 30 रुपीज खर्च करने के लिए और यहां पर चाहिए 45 रुपीज, क्योंकि पहली वस्तु पर 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसको और दूसरी वस्तु पर 25 रुपए 25 रुपीज, क्योंकि पहली वस्तु भी 5 रुपए की एक है और दूसरी वस्तु भी 5 रुपए की एक है। बिकॉज दे कॉस्ट मोर देन ₹20। ये दोनों बंडल्स कंज्यूमर के बजट के बाहर हैं क्योंकि इन दोनों पर कंज्यूमर के 20 रुपए से ज्यादा खर्च होंगे एट द प्रीवेलिंग प्राइसेस, यानी वो प्राइसेस जो कि हमें यहां पर दिए गए हैं। इस एग्जाम्पल को कॉपी में अपना नोट कर लीजिएगा, तभी आगे का टॉपिक समझ में आएगा, वरना आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। इस सेशन के आगे के पूरे वीडियो में ये कंप्लीट एग्जाम्पल आपके माइंड में होना चाहिए और अगर उसे आप कॉपी में नोट कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड से कई बार फिगर्स वगैरह निकल जाती हैं। कॉपी में आप देखकर उसको समझ पाएंगे। कंज्यूमर्स बजट। द कंजम्पशन बंडल्स दैट आर अवेलेबल टू द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर बजट का मतलब है वो सभी कंजम्पशन बंडल्स जो पिछले स्लाइड में आपको दिखाए गए थे, 15 बंडल्स दिखाए थे, वो सभी बंडल्स जो कंज्यूमर के पास अवेलेबल हैं और जो डिपेंड करते हैं 2 गुड्स की प्राइसेस पर और कंज्यूमर की इनकम पर, वो सभी कंजम्पशन बंडल्स शो करते हैं कंज्यूमर्स बजट को। बजट सेट। It is the collection of all possible combinations of two goods which costs him less than or equal to consumer's income. तो पिछले एग्जाम्पल में जो प्रीवियस पेज पर दिया गया था वहां पर हमें 15 सेट्स दिखाई दिए थे, वही 15 सेट्स कहलाते हैं बजट सेट। इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, वो सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जिसमें कंज्यूमर ने पैसा खर्च किया था 2 गुड्स पर, विच कॉस्ट हिम लेस देन और इक्वल टू कंज्यूमर्स इनकम। और ये वो बंडल्स थे जहां पर या तो कंज्यूमर के 20 रुपए से कम खर्च हुए या फिर कंज्यूमर की इनकम के बराबर ही 20 रुपए खर्च हुए थे। बजट इक्वेशन। P1x1 प्लस P2x2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू मनी इनकम। यहां पर P1x1 शो कर रहा है पहली वस्तु पर किया गया एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी को मल्टीप्लाई करना है उतनी यूनिट से जितनी यूनिट हमने एक्स कमोडिटी की परचेज की थी। सेम इसी प्रकार से
P2 यहां पर शो कर रहा है प्राइस ऑफ द कमोडिटी 2, सेकेंड कमोडिटी की प्राइस, और X2 का मतलब है उसकी यूनिट्स। और जितना भी टोटल हम लोग एक्सपेंडिचर करेंगे X पर और Y पर, या कह सकते हैं गुड 1 पर और गुड 2 पर, ये एक्सपेंडिचर या तो कंज्यूमर की मनी इनकम के बराबर होगा या फिर ये एक्सपेंडिचर छोटा होगा। इसलिए यहां पर आपको लिखना है लेस देन और इक्वल टू। इसके लिए भी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल को ही समझना होगा। प्रीवियस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एज्यूम कीजिए हमने पहली कमोडिटी की 1 यूनिट खरीदी है और दूसरी कमोडिटी की 2 यूनिट्स परचेज की हैं। तो पहली कमोडिटी पर हमारे खर्च होंगे 5 रुपीज। उसे हिसाब से कैसे नोट करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, और दूसरी कमोडिटी की हमने खरीदी है 2 यूनिट्स, तो यहां पर लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 2, जिसका आंसर आएगा 15। यानी कि पहली कमोडिटी पर कंज्यूमर के 5 रुपये खर्च होंगे और दूसरी कमोडिटी पर कंज्यूमर के 10 रुपये खर्च होंगे, क्योंकि दोनों ही कमोडिटी 5-5 रुपये की हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कंज्यूमर का जो बजट है वो इस प्रकार का है जहां पर कंज्यूमर 20 रुपये या उससे कम ही खर्च कर सकता है, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो वो सभी बंडल्स जिन पर कंज्यूमर के 20 रुपये खर्च होंगे या 20 रुपये से कम खर्च होंगे, वही सभी बंडल्स शो करेंगे बजट इक्वेशन को। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ द 2 गुड्स विल बी कॉल्ड अ कंजम्पशन बंडल। 2 गुड्स का कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे वो कंज्यूमर के बजट में हो या ना हो, उसे हम लोग यहां पर कंजम्पशन बंडल बोलते हैं। जैसे कि पहली वस्तु की 1, दूसरी वस्तु की 2 यूनिट्स, या फिर पहली वस्तु की 1 भी नहीं, दूसरी वस्तु की 1, या फिर पहली वस्तु की 1 भी नहीं, दूसरी वस्तु की 2 यूनिट्स, या फिर पहली वस्तु की 5 और दूसरी वस्तु की 4। भले ही ये कंज्यूमर के बजट में नहीं है, जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने भी दिया, लेकिन ये कंजम्पशन बंडल तो है। तो कंजम्पशन बंडल का मतलब 2 गुड्स के वो सभी कॉम्बिनेशंस जिनमें हम लोग पहली कमोडिटी की यूनिट्स को शो करेंगे और दूसरी कमोडिटी की भी कुछ यूनिट्स को शो करेंगे, वो सभी कहलाते हैं कंजम्पशन बंडल्स। नेक्स्ट, द इनइक्वालिटी इन द बिलो एग्जाम्पल इज कॉल्ड द कंज्यूमर्स बजट कॉन्स्टेंट। बिलो एग्जाम्पल आपको यहां पर वही दिखाई देगा जो हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था। द सेट ऑफ बंडल्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड बजट सेट। और यहां पर आपको जितने भी बंडल्स दिखाई देंगे, ये सभी 15 बंडल्स जो फर्स्ट पेज पर आपको शो किए गए थे अभी थोड़ी देर पहले, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बजट सेट। द बजट सेट इज दस द कलेक्शन ऑफ ऑल बंडल्स that the consumer can buy with her income at the prevailing market prices। अर्थात ये सभी वो बंडल्स थे जो कंज्यूमर मार्केट प्राइसेस के हिसाब से और अपनी इनकम के हिसाब से उन पर पैसा खर्च कर सकता है। एग्जाम्पल ये पूरा का पूरा वही है जो फर्स्ट पेज पर दिया गया था। अ कंज्यूमर हु हैज ₹20 and suppose both the goods are priced at ₹5 and are available only in integral units, the bundles that this consumer can afford to buy are 00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 30, 31, 40। यही वो 15 बंडल्स हैं जो कंज्यूमर के बजट में हैं। अमंग दीज बंडल्स 04, 13, 22, 31, 40 कॉस्ट एग्जैक्टली ₹20। ये वो बंडल्स हैं जहां पर कंज्यूमर के एग्जैक्टली 20 रुपये खर्च होंगे, एंड ऑल द अदर बंडल्स कॉस्ट लेस देन ₹20। द कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड टू बाय बंडल लाइक 33 and 45 एटसेट्रा बिकॉज दे कॉस्ट मोर देन ₹20 एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस। तो यहां पर जो हमें ये अलग अलग बंडल दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं बजट कॉन्स्टेंट। यहां पर कोई भी 2 बंडल आपको सेम नहीं दिखाई देंगे जब तक आप उनको लिखेंगे नहीं, और अगर लिखेंगे तो वो गलत कहलाएगा, क्योंकि
जब आपसे ऑप्शंस मांगे गए हैं कि डिफरेंट ऑप्शंस बताइए, कंज्यूमर यहाँ पर 20 रुपये किस किस प्रकार से खर्च कर सकता है, तो आप किसी भी बंडल को रिपीट नहीं करेंगे। और ये जो डिफरेंट हमें बंडल्स दिखाई देते हैं, उनमें जो इनइक्वलिटी दिखाई देती है, यही कहलाता है बजट कॉन्स्ट्रेंट। नेक्स्ट, बजट लाइन। बजट लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल बंडल्स। ऑल बंडल्स का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज एंटायर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ टू गुड्स। वो सभी बंडल्स जो कंज्यूमर के पास अवेलेबल हैं, कंज्यूमर की इनकम के हिसाब से और दो गुड्स की प्राइसेस के हिसाब से, जितने बंडल्स कंज्यूमर खरीद सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान क्या रखना है कि कंज्यूमर के पूरे 20 रुपये खर्च होने चाहिए, तभी वो बजट लाइन कहलाएगी। क्योंकि यहां पर वर्ड लिखा है एंटायर इनकम, यानी कंज्यूमर की यहां पर पूरी इनकम खर्च होनी चाहिए। अगर पूरी इनकम खर्च नहीं हुई तो फिर वो बजट लाइन नहीं कहलाएगी। द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज द कंज्यूमर कैन बाय और हैव extra units of good one only by sacrificing some units of good two within the given income। बजट लाइन आपको हमेशा डाउनवर्ड स्लोप की दिखाई देगी। जैसे डायग्राम में देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। बजट लाइन आपको दिखाई देगी हमेशा डाउनवर्ड। यहां पर आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कंज्यूमर ने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गुड वन पर, तो उसकी वो कितनी यूनिट्स परचेज कर सकेगा, 0 से लेके यहां तक। और अगर कंज्यूमर ने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गुड 2 पर, तो वो कितनी यूनिट्स उसकी परचेज कर सकेगा, 0 से लेके यहां तक। इन दोनों निशानों को आपस में मिला दीजिए, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए, वही कहलाएगी बजट लाइन। इस बजट लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट कंज्यूमर के पूरे 20 रुपये खर्च करवाएगा। इस लाइन से अगर कोई पॉइंट पीछे आ रहा है, इसका मतलब वो कंज्यूमर के बजट में है, लेकिन वहां पर कंज्यूमर के पूरे 20 रुपये खर्च नहीं होंगे। और अगर कोई पॉइंट इस बजट लाइन के आगे आ रहा है, तो इसका मतलब ये वो बंडल है दो गुड्स का जिसमें कंज्यूमर को 20 रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे, इसलिए वो कंज्यूमर के बजट के बाहर है। The budget line is downward sloping because the consumer can buy or have extra units of good one only by sacrificing some units of good two within the given income। क्योंकि यहां पर कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, अगर कंज्यूमर गुड वन पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है तो गुड टू पर उसे अपना खर्चा कम करना पड़ेगा। The budget line changes its position if either of the prices of two goods or income changes। अगर दोनों वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की प्राइस बदल जाती है या कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है, तो यहां पर बजट लाइन भी अपनी पोजीशन बदल देगी। वो कैसे बदलेगी उसे हम लोग आज इसी सेशन में पढ़ेंगे, आगे की स्लाइड्स में। बजट लाइन इक्वेशन P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये बजट इक्वेशन नहीं है, ये बजट लाइन इक्वेशन है। बजट इक्वेशन में लेस देन और इक्वल टू M होता है, लेकिन यहां पर लेस देन नहीं, इज इक्वल टू M। क्योंकि बजट लाइन पर आने वाला हर एक पॉइंट इस बात को शो करेगा कि कंज्यूमर ने अपनी एंटायर इनकम को खर्च किया है दो गुड्स पर। स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन की ढलान कैसी होगी, यह डिपेंड करता है दोनों वस्तुओं की प्राइसेस पर। इसलिए इसका फॉर्मूला है -P1 अपॉन P2, जिसे कहा जाता है प्राइस रेशियो। यहां पर नेगेटिव साइन प्राइस के लिए नहीं है, प्राइस तो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती। यह नेगेटिव साइन है केवल और केवल नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप के लिए। क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, अगर कंज्यूमर गुड वन पर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है तो उसे गुड टू पर अपना एक्सपेंडिचर कम करना होगा, और अगर कंज्यूमर
गुड 2 पर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है तो गुड 1 पर उसे अपना एक्सपेंडिचर घटाना पड़ेगा। बजट लाइन का स्लोप, इस बात को पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में। स्लोप ऑफ बजट लाइन, जिसका फॉर्मूला भी आपको बताया गया था, प्राइस रेशो, और ये इस पूरे टॉपिक का मेन पॉइंट है जो आपको भूलना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बजट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंडिफरेंस कर्व, और फिर इन दोनों की सहायता से हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको समझ में तभी आएगा जब आप कंज्यूमर्स बजट और इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ पर स्लोप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा समझाया है। मान लीजिए कंज्यूमर के पास 20 रुपीज़ हैं और पहली वस्तु 5 रुपए की है, दूसरी वस्तु भी 5 रुपए की है, तो बजट लाइन का स्लोप कैसा दिखाई देगा? पहले दिखाएंगे एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस ओरिजिन, नीचे दिखाएंगे गुड 1 एक्स एक्सिस पर और गुड 2 दिखाएंगे वाई एक्सिस पर। अगर कंज्यूमर ने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गुड 1 पर, तो वो कितने यूनिट्स परचेज कर पाएगा? इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखते हुए आंसर दीजिए। अगर कंज्यूमर के पास 20 रुपए हैं और सारा पैसा वो कमोडिटी 1 पर खर्च करना चाहता है, तो इसकी वो 4 यूनिट्स परचेज कर पाएगा। तो यहां पर निशान लगा दीजिए 4th यूनिट पर, 1 2 3 4। और अगर कंज्यूमर ने सारा पैसा खर्च कर दिया कमोडिटी 2 पर, उसकी प्राइस भी 5 रुपए है, तो यहां पर भी कंज्यूमर उसकी 4 यूनिट ही परचेज कर पाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने पर बन जाएगी बजट लाइन। यहां पर बजट लाइन स्लोप क्या शो कर रही है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग P1 अपॉन P2, जिसका मतलब है 5/5, क्योंकि प्राइस फर्स्ट कमोडिटी की भी 5 रुपए है और दूसरी कमोडिटी की प्राइस भी 5 रुपए है, तो यहां पर स्लोप कहलाएगा 1। यहां पर मैंने नेगेटिव साइन का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि नेगेटिव साइन प्राइस के लिए है ही नहीं। नेगेटिव साइन तो केवल डाउनवर्ड स्लोप को शो करता है, अर्थात नेगेटिव स्लोप, जिसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कंज्यूमर अगर गुड 1 पर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है तो गुड 2 पर उसे अपना एक्सपेंडिचर कम करना होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर के पास 20 रुपए हैं, प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी 10 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी सेम वही पहले की तरह 5 रुपीज़ है, तो फिर डायग्राम बनाकर देखिए किस प्रकार से बनता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे गुड 1 और वाई एक्सिस पर शो करेंगे गुड 2। अगर कंज्यूमर ने अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया पहली वस्तु पर, ध्यान रखिए कंज्यूमर के पास 20 रुपए हैं और पहली वस्तु की कीमत 10 रुपए है, तो अगर कंज्यूमर ने सारा पैसा पहली वस्तु पर ही खर्च किया है तो उसकी कितनी यूनिट्स वो परचेज कर पाएगा? केवल और केवल 2 यूनिट्स। जब एक वस्तु 10 रुपए की है तो 20 रुपए में 2 ही वस्तुएं आएंगी, तो पहला पॉइंट लगा दीजिएगा गुड 1 पर सेकेंड यूनिट पर। और अगर कंज्यूमर ने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गुड 2 पर, तो वो खरीद पाएगा उसकी 4 यूनिट्स, क्योंकि उसकी प्राइस चेंज नहीं हुई है। उसकी प्राइस पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है। अगर कंज्यूमर के पास 20 रुपए हैं और वो सारा पैसा खर्च करता है गुड 2 पर, तो उसकी वो खरीद पाएगा 4 यूनिट्स। तो यहां पर निशान लगा दीजिएगा 4th यूनिट पर, 1 2 3 4। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, आपको दिखाई देगी बजट लाइन। अब इस बात को समझिए कि बजट लाइन का जो स्लोप है, यानी कि ढलान, वो पहले से बढ़ी है या घटी है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही कि स्लोप बढ़ा है कि घटा है, तो एज्यूम कीजिए
कि ये रेड लाइन जो है एक सड़क है और यहां पर आप कार लेकर चल रहे हैं इस तरीके से। सेम इसी प्रकार से ये भी एक सड़क है और यहां पर आप चल रहे हैं कार लेकर। तो ज़्यादा ढलान कहाँ दिखाई दे रही है? वो यहां पर दिखाई दे रही है। और जब हम लोग इसको फॉर्मूले के द्वारा सॉल्व करेंगे तो भी हमको यही दिखाई देगा, P1/P2 दैट मीन्स 10/5 इज इक्वल टू 2। यानी कि यहां पर स्लोप पहले से डबल हो गया, यानी कि बजट लाइन का जो स्लोप है यहां पर बढ़ गया। सेम इसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर के पास केवल 20 रुपए हैं, पहली वस्तु 5 रुपए की है, दूसरी वस्तु 10 रुपए की है, तो बजट लाइन कैसी बनेगी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे गुड 1, वाई एक्सिस पर शो करेंगे गुड 2। अब फिर सेम पहले की तरह, अगर कंज्यूमर ने अपना सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गुड 1 पर, तो उसकी वो खरीद पाएगा 4 यूनिट्स। तो एक्स एक्सिस पर निशान लगाइएगा 4th यूनिट पर। और अगर कंज्यूमर ने सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया गुड 2 पर, क्योंकि वो 10 रुपए की एक है, तो कंज्यूमर इस बार उसकी केवल 2 ही यूनिट्स परचेज कर पाएगा। तो इस बार निशान यहां पर लगाइएगा। फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिएगा तो बन जाएगी बजट लाइन। इस बार स्लोप कम हो गया, स्लोप का मतलब ढलान कम हो गई, और फॉर्मूला भी हमको यही दिखाएगा, P1/P2 दैट मीन्स 5/10 प्राइस ऑफ द फर्स्ट कमोडिटी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ द सेकेंड कमोडिटी। इस बार आंसर आएगा 0.5, क्योंकि 5/10 का मतलब होता है हाफ। 5 को 10 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा 0.5, यानी कि पहले के कंपैरिजन में इस बार स्लोप आधा रह गया, स्लोप कम हो गया इस बार। तो यही कहलाता है स्लोप ऑफ बजट लाइन, जिसे दिमाग में आपको रखना है, क्योंकि अगर ये बात दिमाग से निकल गई तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें इंडिफरेंस कर्व की सहायता से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, वो समझ में नहीं आएगा। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन को ध्यान में रखना जरूरी है, और उसका मतलब भी आपको 100% क्लियर होना चाहिए कि बजट लाइन का स्लोप बढ़ता कब है और बजट लाइन का स्लोप घटता कब है। नेक्स्ट, वाई बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड और नेगेटिवली स्लोप्ड? दैट मीन्स बजट लाइन हमेशा नीचे की तरफ क्यों जाती है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है इसका? इसी को बोलते हैं नेगेटिवली स्लोप्ड। इसका कारण यह है कि एक वस्तु पर अगर कंज्यूमर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है तो दूसरी वस्तु पर उसे अपना एक्सपेंडिचर कम करना होगा। इस बात को समझिए डायग्राम से। अगर कंज्यूमर सारा पैसा खर्च करता है गुड 2 पर, तो हमने मान लिया कि उसकी वो यहां तक यूनिट्स परचेज कर पाएगा। और अगर कंज्यूमर ने सारा पैसा खर्च कर दिया गुड 1 पर, तो केवल यहां तक ही वो पैसा खर्च कर पाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, बन जाती है बजट लाइन। अब मान लीजिए कंज्यूमर फिलहाल पैसा खर्च कर रहा है इस पॉइंट पर, जिसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर ने गुड 1 की खरीदी है 50 यूनिट्स और गुड 2 की भी खरीदी हैं 50 यूनिट्स। ये पॉइंट शो कर रहा है 50 यूनिट्स ऑफ गुड 1 एंड 50 यूनिट्स ऑफ गुड 2। अगर कंज्यूमर गुड 2 पर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहता है, अर्थात उसकी ज्यादा यूनिट्स खरीदना चाहता है, तो कंज्यूमर को गुड 1 पर अपना एक्सपेंडिचर कम करना होगा। यानी कि अगर गुड 2 की वो 20 यूनिट्स बढ़ाएगा तो 1 की उसे 20 यूनिट रिड्यूस करनी होगी। यहां पर यह एज्यूम कर लिया गया है कि दोनों वस्तुओं की प्राइस सेम है। तो अगर कंज्यूमर गुड 2 पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो गुड 1 पर उसे अपना एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना होगा। और अगर कंज्यूमर गुड 2 को रिड्यूस करता है, 50 से 20 पर आ गया, तो कंज्यूमर गुड X पर यानी कि गुड 1 पर ज्यादा पैसा खर्च कर सकेगा और उसे खरीद पाएगा 80 यूनिट्स। तो यही कारण है कि बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोप की होती है।
और यही कहलाता है नेगेटिवली स्लोप्ड। नेक्स्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ चेंजेस इन द बजट लाइन। बजट लाइन में बदलाव आने के कारण कौन कौन से हैं? पहला कारण, चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आता है तो बजट लाइन भी चेंज हो जाएगी। चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्या लिख सकते हो, गुड वन, एंड चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। यानी कि दोनों वस्तुओं में से अगर किसी भी वस्तु की कीमत में बदलाव आया या कंज्यूमर की इनकम में बदलाव आया तो कंज्यूमर का जो बजट है वो बदल जाएगा, जिसकी वजह से बजट लाइन भी चेंज हो जाएगी। इसी बात को समझिए विद डायग्राम। चेंज इन बजट लाइन व्हेन इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। डायग्राम में दिखाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। गुड वन एक्स एक्सिस पर और गुड टू वाई एक्सिस पर। और ये है आपकी बजट लाइन जो शो कर रही है कि अगर कंज्यूमर ने सारा पैसा खर्च कर दिया गुड टू पर तो उसे कितना खरीद पाएगा, यहां से जीरो से लेके यहां तक। और अगर सारा पैसा खर्च कर दिया गुड वन पर तो जीरो से लेके यहां तक ही उसे परचेज कर पाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देने पर बन जाएगी बजट लाइन। अब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर दोनों ही कमोडिटीज को पहले से ज्यादा परचेज कर सकेगा। और जब कंज्यूमर दोनों ही कमोडिटीज को पहले से ज्यादा परचेज करेगा तो ये बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो कंज्यूमर गुड वन को भी पहले से ज्यादा खरीद सकता है, और अगर सारा पैसा खर्च कर दे गुड टू पर तो उसे भी ज्यादा खरीद सकता है। तो यहां पर बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड। ये राइट वर्ड बजट लाइन जो शिफ्ट हुई है क्या शो कर रही है कि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई। बजट लाइन शिफ्ट टू द राइट वर्ड व्हेन कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो यही बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट वर्ड। एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट, चेंज इन बजट लाइन व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस। अगर एक वस्तु की कीमत बदल रही है, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, गुड वन, गुड टू, और ये है बजट लाइन। अगर कमोडिटी वन की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई, यानी कि एक्स एक्सिस पर जो गुड वन है वो पहले से सस्ता हो गया, तो कंज्यूमर उसे पहले से ज्यादा खरीद सकेगा। तो यहां पर बजट लाइन शिफ्ट नहीं होगी, रोटेट होगी। रोटेट्स टू द राइट वर्ड। गुड टू पर वो अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा सकता ना घटा सकता, क्योंकि गुड टू की प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया। प्राइस चेंज हुआ है गुड, और क्या बदलाव आया कि प्राइस है वो कम हो गया, जिसकी वजह से कंज्यूमर इसे पहले से ज्यादा खरीद सकता है। इसलिए बजट लाइन अब इस प्रकार की आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट, चेंज इन बजट लाइन व्हेन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी चेंजेस। लेकिन इस बार एग्जाम्पल उल्टा लेंगे थोड़ा सा। ये है बजट लाइन, ये लाइन शो कर रही है बजट लाइन रोटेट्स टू द लेफ्ट वर्ड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू इंक्रीजेस। वस्तु जो दूसरी वस्तु थी गुड टू, अगर उसकी प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर इसे पहले से कम खरीद पाएगा। पहले पॉइंट इस जगह आ रहा था, लेकिन क्योंकि प्राइस हाई हो गया कमोडिटी टू का, तो अब उसे वो पहले से कम खरीद सकेगा, जिसकी वजह से बजट लाइन आ जाएगी इस तरीके से, जिसमें क्या हो गया, बजट लाइन रोटेट हुई है लेफ्ट वर्ड। और भी एग्जाम्पल समझिए इसी बात को समझने के लिए।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, गुड 1, गुड 2, ये है बजट लाइन। इस बार गुड 2 जो है उसकी प्राइस कम हो गई, गुड 1 की प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ा। गुड 1 की प्राइस पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही है, लेकिन गुड 2 जो है अगर उसकी प्राइस डिक्रीज हो गई तो बजट लाइन रोटेट हो जाएगी राइटवर्ड। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसको वो पहले से ज़्यादा खरीद सकेगा। पहले पॉइंट इस जगह आ रहा था जब सारा पैसा खर्च कर रहा था कंज्यूमर गुड 2 पर, लेकिन क्योंकि गुड 2 सस्ता हो गया, उसकी प्राइस कम हो गई, तो कंज्यूमर उसे पहले से ज़्यादा खरीद सकेगा। तो ये पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से बजट लाइन इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, जिसे हम लोग बोलते हैं रोटेट्स टू द राइटवर्ड। सेम इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर वॉन्ट्स टू कंज्यूम 2 गुड्स। एक कंज्यूमर 2 गुड्स पर पैसा खर्च करना चाहता है, उन्हें कंज्यूम करना चाहता है। द प्राइसेज ऑफ द 2 गुड्स आर ₹4 and 5 रेस्पेक्टिवली। पहली वस्तु 4 रुपए की है, दूसरी वस्तु 5 रुपए की है। द कंज्यूमर्स इनकम इज ₹20 और कंज्यूमर के पास खर्च करने के लिए हैं 20 रुपए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच ऑफ गुड 1 कैन द कंज्यूमर कंज्यूम if she spends her entire income of that good? Point number 3, how much of good 2 can she consume if she spends her entire income on that good? Point number 4, what is the slope of the budget line? Point number 5, how does the budget line change if the consumer's income increases to ₹40 but the prices remain unchanged? And point number 6, how does the budget line change if the price of good 2 decreases by ₹1 but price of good 1 and the consumer's income remain unchanged? एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपके बहुत सारी बजट की समस्याओं को दूर कर देगा। एग्जाम्पल को दिमाग में रखिए, पहली कॉमोडिटी 4 रुपए की एक है, दूसरी कॉमोडिटी 5 रुपए की एक है और कंज्यूमर के पास 20 रुपए हैं खर्च करने के लिए। अगर हमसे पूछा गया है बजट लाइन की इक्वेशन क्या है, तो यहां पर जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो इक्वल टू मनी होगा। दैट मीन्स P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू M। पॉइंट नंबर 2, हाउ मच ऑफ गुड 1 कैन द कंज्यूमर कंज्यूम। पहली वस्तु 4 रुपए की थी, तो कंज्यूमर इसकी 5 यूनिट्स परचेज कर सकता है अगर कंज्यूमर अपना सारा पैसा खर्च कर दे गुड 1 पर। थर्ड पॉइंट, हाउ मच ऑफ गुड 2 कैन शी कंज्यूम इफ शी स्पेंड्स हर एंटायर इनकम ऑन दैट गुड। दूसरी वस्तु क्योंकि 5 रुपए की है और कंज्यूमर के पास हैं 20 रुपए, तो गुड 2 की कंज्यूमर केवल 4 यूनिट्स ही परचेज कर सकता है, यानी कि 4 यूनिट्स। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन? स्लोप का मतलब प्राइस रेशियो। दैट मीन्स नेगेटिव साइन यहां पर शो कर रहा है डाउनवर्ड स्लोप को, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप, और प्राइस रेशियो का मतलब P1 अपॉन P2, जिसकी जगह आप लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5, जिसका आंसर आएगा 0.8। पॉइंट नंबर 5, हाउ डज द बजट लाइन चेंज इफ द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेज टू ₹40? प्राइसेस रिमेन्स अनचेंज्ड हैं, लेकिन कंज्यूमर की इनकम अगर यहां पर डबल हो जाती है तो बजट लाइन राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पर आंसर लिखेंगे शिफ्ट टू द राइट वर्ड। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 6, हाउ डज द बजट लाइन चेंज इफ द प्राइस ऑफ गुड 2 डिक्रीजेज बाय ₹1 बट प्राइस ऑफ गुड 1 एंड द कंज्यूमर्स इनकम रिमेन अनचेंज्ड। अगर एक वस्तु की प्राइस घट गई, डिक्रीज हो गई,
लेकिन प्राइस ऑफ गुड 1 जो है वो चेंज नहीं हुआ और ना ही कंज्यूमर की इनकम चेंज हुई। तो कंज्यूमर गुड 2 को पहले से ज़्यादा परचेज कर पाएगा, जिसकी वजह से राइट वर्ड रोटेशन हमें देखने को मिलेगा, जो प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने भी आपको दिखाया था। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बजट लाइन। व्हाट डज अ पॉइंट ऑन बजट लाइन रिप्रेजेंट? बजट लाइन पर आने वाला कोई भी पॉइंट इस बात को शो करता है कि वहां पर जो दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हमें दिखाई दे रहा है, वहां पर जो कंज्यूमर का पैसा खर्च होगा वो एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना कि कंज्यूमर के पास था। यानी कि दो गुड्स का एक्सपेंडिचर बराबर होगा कंज्यूमर की मनी इनकम के। वाई इज द बजट लाइन अ स्ट्रेट लाइन? बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि हर एक पॉइंट पर कंज्यूमर के उतने ही पैसे खर्च होंगे जितने कि उसके पास थे। द बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट कंसिस्ट्स ऑफ ओनली दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अर्थात दो गुड्स पर उतना ही पैसा खर्च होगा जितना कि कंज्यूमर के पास है इनकम। दैट इज द एंटायर इनकम इज स्पेंड, यानी कंज्यूमर के पास पैसा बचेगा नहीं, सारा का सारा पैसा कंज्यूमर का खर्च हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, वाई इज द बजट लाइन नेगेटिवली स्लोप्ड? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है। अगर कंज्यूमर एक वस्तु पर ज्यादा पैसा खर्च करता है तो दूसरी वस्तु पर उसे अपना खर्चा कम करना होगा। एंड लास्ट पॉइंट नंबर 4, इफ अ पॉइंट इज बिलो द बजट लाइन व्हाट इट इंडिकेट्स? बजट लाइन के नीचे आने वाला पॉइंट इंडिकेट करता है कि यहां पर कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर कम होगा। इट रिप्रेजेंट्स अ बंडल विच कॉस्ट लेस देन द कंज्यूमर्स इनकम। एंड दैट्स ऑल। यहां पर आपका बजट खत्म हो जाता है, कंज्यूमर्स बजट। ध्यान से रिवीजन कीजिएगा, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके बिना इंडिफरेंस कर्व समझ में नहीं आएगा, और खासकर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें इंडिफरेंस कर्व के अप्रोच के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे निकाला जाता है। तो इस टॉपिक को ढंग से तैयार कीजिएगा। थैंक यू।